गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, हिस्ट्री का। तो इसमें हम देखते रहे हैं कि जो 8th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं हम कि कॉलोनिकल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि जब इंडिया क्या बन रहा है, गुलाम बना था किसका, ब्रिटिश का गुलाम बनता है। उससे पहले ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या कुछ किया कि हमारे इंडिया पर प्रॉपर तरीके से क्या कर ले, कब्जा कर ले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, द रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम इमर्जर आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर वांटेड टू प्रमोट देयर वन इंटरेस्ट। हम देखा कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो मुगल एम्पायर क्या होता है, ख़त्म होने लग जाता है। तो ये जो ब्रिटिश लोग हैं, जो यूरोपियन कंपनी हैं, वो उस चीज़ के क्या उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो अभी तो इंडिया में कोई ताकतवर जहाँ पावरफुल कोई किंगडम ही नहीं है। उन्हें बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से इन सभी राज्यों को हराते गए और कब्जा करते गए। दे ग्रेचुअली स्लॉटेड द देमसेल्फ फ्रॉम वन अनदर। उन्होंने देखा कि ये राज्य आपस में लड़ते रहते हैं। दे कन्फ्लिक्ट इनकरेज एक्सटर्नल फोर्स टू टेक द एडवांस सिचुएशन स्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। इस चीज़ से सभी उन्होंने का फायदा लिया। उन्होंने देखा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इस फोर्स किया, तो इन्होंने लोगों ने अपने आप के किया, अपने तरीके से इंडिया पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेट अस सी हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अचीव दिस एंड। तो हम बात करते हैं कि 1756 में अलवर्दी खान जो नवाब है बंगाल का, सुसीड बाय द इज मैटरनल ग्रैंडसन, यानी कि जो अलवर्दी खान है बंगाल का, उसने अपने मैटरनल ग्रैंडसन को गद्दी पर बैठाता है, अपने मैटरनल ग्रैंडसन को। उसका नाम क्या था, सिराजुद्दौला था। उसने ट्राइड किया चेक द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है, जो कलकत्ता में बता रही थी, कलकत्ता पर अपना रूल चला रही थी, उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने कह दिया कि आप लोग, ब्रिटिश लोगों को कह दिया कि आप जैसे दूसरी कंपनी हैं वैसे आपको काम करना होगा, हमारे बीच में दखलंदाजी नहीं देनी होगी। तो गेट द ट्रेस द कंपनी हैड एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द बंगाल ट्रेजरी एट ढाका एंड ही रिफ्यूज द गिव द मोर ट्रेड कॉन्शियस एंड प्रिविलेज द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्या कह दिया, जो नवाब था बंगाल का, उस समय बना था सिराजुद्दौला, उसने कह दिया कि आपको जो आपको व्यापार कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, इसको रोकना होगा। आप जो किले बना रहे हो उसको रोकना होगा। आप क्या किस चीज़ पर कब्जा कर रहे हो मेरी सहमति से बगैर, वो भी इसको रोकना होगा। सो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट द कंस्पायरिंग विद द रिवाइवल ऑफ सिराजुद्दौला टू ओवरथ्रो हिम। तो हमने तो क्या देखा कि वो खुश नहीं थी। किससे, सिराजुद्दौला से। कौन नहीं खुश था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने लगा कि हमने सिराजुद्दौला को कैसे ख़त्म कर दें। ब्रिटिश बहुत चालाक थे, वो कहते हैं कि किस प्रकार हम ख़त्म कर दें इसको। वैन द सिराजुद्दौला लर्नड अबाउट द मार्च विद द सोल्जर्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किस्म बाजार फैक्ट्री कैप्चर इट। तो जैसे ही उसने देखा कि ये अपनी सेना बढ़ा रहे हैं और अपनी पावरफुल कर रहे हैं, कौन, ब्रिटिश लोग, तब उन लोगों ने, तब ब्रिटिश ने जो नवाब है उसने देखा, उसने पूरा कैप्चर कर लिया उस एरिया को। कि कैप्चर द ईस्ट इंडिया, कलकत्ता के हेड क्वार्टर्स कैप्चर कर दिया। और जो इसके ऑफिसर थे ब्रिटिश के, उनको कंपेल कर दिया कि आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। तो जो आप लोग ये काम कर रहे हो तो आपको मेरे अंडर सरेंडर करना पड़ेगा। इसी कार एक प्लासी का बार होता है। कौन सी लड़ाई होती है, प्लासी की वार होती है। इसको हम देखते हैं। ये वार जो लड़ाई होती है, ये ब्रिटिश और नवाब के बीच में होती है। इसमें ब्रिटिश की जीत होती है, वो बहुत ही चालाकी से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। इसमें चालाकी के कारण उनकी जीत हो जाती है और नवाब हार जाता है। व्हेन द न्यूज ऑफ इंग्लिश डिफीट द रीचर द मद्रास, जब न्यूज़ पहुंचती है कि इंग्लिश तो हार चुकी है, तो उसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव है डिस्पैच विद स्ट्रॉन्ग ट्रॉफ्स रिकैप्चर द कलकत्ता। तो
अपनी सेना के साथ क्या करता है कि कलकत्ता पहुंचता है और दोबारा से रिकैप्चर कर लेता है उसको। द ब्रिटिश फोर्स अंडर द क्लाइव रिकैप्चर द कलकत्ता एंड कंसायरिंग विद मीर कासिम। तो मीर जाफ़र के साथ क्या संधि कन्वर्ट करते हैं, किसके साथ संधि बना रहा है वो, मीर जाफ़र के साथ। उसके जो कमांडर होता है चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, उसके संधि कर लेते हैं। और दे आल्सो मैनेज टू विन अदर इम्पोर्टेंट मेंबर, जो सिराजुद्दौला के इम्पोर्टेंट मेंबर है उसको भी जीत लेता है, उसको अपने कब्जे में शुरू कर देता है। कौन? ब्रिटिश लोग, रॉबर्ट क्लाइव। तो जो उसका, जैसे कि हम कहते हैं कि सिराजुद्दौला का कोर्ट मेंबर कौन था, जख्त सेठ, ओमनी चंद, उनको अपना कंट्रोल में ले लेते हैं, जिसके बाद सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश फोर्स डिफीटेड द फोर्स ऑफ सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। इसके कारण क्या होता है कि प्लासी की लड़ाई होती है और जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और क्लाइव जीत जाता है, यानी ब्रिटिश की जीत होती है। कब होती है? 1757, 1757 में होती है। ये ब्रिटिश की सबसे फर्स्ट क्या थी, वॉर थी। आगे देखते हैं हम। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री के कारण वो पूरी तौर पर बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं और बंगाल को अपने कैप्चर में कर लेते हैं। मीर जाफ़र को उसका नवाब बनाते हैं। किसका? बंगाल का। वो एक पॉपिट है, उसके पास कोई पावर नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है। तो क्या कहते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल देयर इंडियन एजेंट, तो क्या कहते हैं कि फोर्स करते हैं कि उसको पीसेंट को, क्राफ्ट पर्सन को सेल देयर प्रोडक्ट गुड्स एट लो प्राइस। जो भी उनकी चीज़ें हैं, पीसेंट की हैं, क्राफ्ट पर्सन की हैं, उनको कहते हैं कि आपको लो प्राइस में बेचना पड़ेगा। इससे कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। कौन कमाते हैं? ब्रिटिश लोग। द कंपनी डिपोज द मीर जाफ़र एज द नवाब, इंस्टॉल द इज सन इन लॉ मीर कासिम इन इज प्लेस। बहुत ही जल्दी क्या करते हैं कि मीर जाफ़र की जगह उसके सन इन लॉ को, यानी कि जमाई को, उसके जमाई का नाम क्या था? मीर कासिम, उसको गद्दी पर बैठाते हैं और मीर जाफ़र को गद्दी पर उतार देते हैं। फॉलोइंग द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी immersed hug wealth and began to copy the lavish lifestyle of Indian potet. In England में क्या होता है? दे मॉकिंग द रेफर एट द नवाब। आगे जो बात करते हैं हम, आगे देखिए बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम एज द न्यू नवाब था, किसका? बंगाल का। वो ट्राई कर रहा था कि मैं किसी प्रकार इस कंपनी से फ्री हो जाऊं। क्या हो जाऊं? फ्री हो जाऊं इंग्लिश कंपनी से, अपना रूल अलग से करूं। उन्हें जो स्टेप थे अंग्रेजों के, उनको मना कर दिया। वो कहता कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा। इसी अकॉर्डिंग जो सबसे पहले जो बात करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है? दिस मिल ऑल द मीर जाफ़र ऑफिशियल हु आर क्लोज टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी पॉइंट थी, संधि हुई थी, उसको डिसमिस कर देता है कि मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। इन्वाइटिंग द यूरोपियन मिशनरीज टू ट्रेन इज ए सोल्जर्स इन द न्यू मेथड ऑफ वारफेयर। न्यू मशीनें से करता है, जो न्यू बंदों को बुलाता है, ट्रेनर को बुलाता है, ताकि जो अपनी जो पावर है, जो सैनिक पावर है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। कौन करने वाला था? मीर कासिम करने वाला था कि मैं युद्ध के लिए तैयार कर लूँ और मैं किसी प्रकार इससे वार जीत लूँ। इसके अलावा अबॉलिशन ऑफ टैक्स ऑन द इंटरनल ट्रेड दैट वुड बी एंगेज द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश। उसने जो भी इंटरनल टैक्स था वो ख़त्म कर दिया। ये किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध था। तो ब्रिटिश लोगों ने उसको अच्छा नहीं माना। चेकिंग द मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस एंजॉय द बाय ब्रिटिश।
जो ट्रेड के तरीके थे, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, उस सभी को जो गलत तरीके से यूज कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस सभी को क्या कर दिया, उसने रोक लगा दी कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हो। तो इसके कारण क्या होता है, अंग्रेज लोगों को बहुत गुस्सा आता है। द पॉलिसी ऑफ मीर जाफर एंग्रेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया की कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग बहुत ही गलत था, और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि मैं इनके विरुद्ध वार करता हूँ। दे हैड डिसाइड टू सेटल द स्कोर विद द नवाब। अभी क्या होता है कि द बैटल ऑफ बक्सर फाउट, जो बक्सर की लड़ाई है, बक्सर की लड़ाई है, वो कब होती है, 1764 में होती है। इसमें कौन कौन से बंदे आते हैं, जो नवाब होता है मीर कासिम, उसके बाद नवाब अब्दुल सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्पायर सेकंड बहादुर शाह, वो भी मिलकर, तीनों मिलकर पावर्स किसके विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध कर रहे हैं, ब्रिटिश कंट्री के विरुद्ध हो रही है लड़ाई। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि पूरी तरह से क्या होता है कि बक्सर की लड़ाई में कौन हार जाता है, नवाब हार जाता है, बंगाल की हार होती है इसमें, और अंग्रेजों की इसमें जीत होती है। तो इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या जीत जाती है, और नवाब क्या होता है, हार जाता है। द विक्ट्री मेड ईस्ट इंडिया कंपनी मास्टर ऑफ बंगाल, तो बंगाल का क्या बन जाती है, मास्टर बन जाती है। आफ्टर द बैटल के बाद सिराजुद्दौला एंड शाह आलम एक दो ट्रीटी की संधि पर सिग्नेचर करते हैं। कहाँ पर होती है ये संधि, एक तो पेराज में होती है, जो किसके साथ होती है, क्लाइव के साथ होती है, जो गवर्नर था उस वक्त कंपनी का। द मुगल एम्पायर ग्रांट देता था किसको, दीवानी राइट देता है कि राइट टू आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हो। कहाँ पर इकट्ठा करना था, बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में, तो कंपनी को। इन द रिटर्न, इससे अलावा ही गिवन द एनुअल, उसके बदले में वो कंपनी क्या दे रही थी, ट्राइब्यूट ऑफ 26 लाख, कितना दे रही थी, 26 लाख दे रही थी। उसके बदले द नवाब ऑफ अब्द हैड टू पे इंडेमनिटी ऑफ 50 lakhs in the lay of his kingdom by restored to him British protector। तो इसके बदले में उन लोगों ने क्या देना था, 50 लाख देना था इनको। क्यों, वो कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारी शर्तों के अनुसार आपको हमारे अंडर रूल करना पड़ेगा, और हमारी सेना ही आपकी जो स्टेट है, जो किंगडम है, उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो इसमें क्या होता है, पूरी तरह से जो राजे होते हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं, ब्रिटिश के अंडर आ जाते हैं। द ग्रांट ऑफ दीवानी इनेबल द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज द वेस्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल टू परचेज द सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन द कंपनी ट्रॉफ्स, बिल्ड अ फोर्स एंड फैक्ट्रीज एंड ऑफिस। बहुत सारी कमाई होती है, जो बंगाल के रेवेन्यू इकट्ठा होता है गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को, उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इससे वो कहते हैं कॉटन खरीदती है, सिल्क खरीदती है, इसके अलावा इंडिया में, और कंपनी अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रॉफ्स को मौजूद करती है, बिल्डिंग बनाती है, फैक्ट्रियाँ तैयार करती है, ऑफिस तैयार करती है। आगे जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं उसमें क्या करें, मसूर के बारे में बात करें। एक्सपेंशन ऑफ मसूर अंडर द हैदर अली, वो किसके अंदर आता था, हैदर अली के अंदर आता था। अलार्म द ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की इसके ऊपर नजर पड़ी थी, इस स्टेट के ऊपर, और इट लेड द सीरियस वार बिटवीन, इसी कारण इन दोनों में बीच में एक खतरनाक युद्ध होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मसूर में के रूलर में। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो हैदर अली एंड उसका सन टिप्पू सन, बहुत ही बहादुर लोग थे ये, जो लड़ाई करी है उन लोगों ने। फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो कौन सा था, द
द फर्स्ट एग्लो मसूर वार ये कब होता है? 1767 टू 69 तक होता है। स्पीसीज ऑफ राइसिंग द पावर, जहाँ पर क्या होता है कि जो हैदर अली की है वो पावर इंक्रीज होती है। नाजिम ऑफ हैदराबाद फाउंड ए कॉलिनेशन, जो नाजिम है किसका? नाजिम है वो हैदराबाद का, वो कॉलिनेशन का संगठन संबंध कायम करना। किसके साथ संबंध कायम कर रहे हैं? ब्रिटिश के साथ। वो किसके संबंध कायम कर रहे हैं? ब्रिटिश के साथ संबंध कायम है कि हम मसूर पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। हैदर डिफेक्टेड देम, तो हैदर अली क्या करता है? इनको हरा देता है फर्स्ट एग्लो वार में। तो ब्रिटिश को फोर्स करता है कि आप इस संधि पर सिग्नेचर करिए टू हेल्प ईच अदर इन द अटैक ऑफ थर्ड पार्टी। तो फोर्स करते हैं कि फोर्स द ब्रिटिश टू साइन द ट्रीटी विच जे एग्री हो जाते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे जब भी हमारे ऊपर कोई थर्ड पार्टी की अगरी अटैक करी, यानी कि तीसरा बंदा हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम एक दूसरे से हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि सेकंड एंग्लो वार कब होता है? 1771 टू 84 के बीच में होता है। इसमें क्या था कि 1771 में कहता है व्हेन मराठा अटैक, जब मराठा हैदर अली पर अटैक करता है तो उसमें ब्रिटिश डिड नॉट कम, तो ब्रिटिश लोग इसमें किसी प्रकार की हेल्प नहीं करते। किसकी? हैदर अली की, क्योंकि संधि हो चुकी थी। हैदर अली डाइड, हैदर अली भी इस बार में क्या होता है? हैदर अली की डेथ हो जाती है। उसका बेटा टिप्पू सुल्तान है, वो लड़ाई लड़ता है एंड फाइनली कम टू एंड। तो लड़ाई कब शुरू खत्म हो जाती है? 1784 में ख़त्म हो जाती है। एक ट्रीटी होती है, वो कौन सी होती है? मैंगलोर की एक संधि होती है, उसके बीच में इसके कारण वो लड़ाई की होती है, ख़त्म हो जाती है। अब थर्ड एंग्लो वार के ऊपर देखते हैं कि जब जे कब होता है? 1785 टू 94 में होता है, बीच में होता है, अंडर द टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान मसूर कंट्रोल द लक्सरेटर ट्रेड आउट फॉर मालबर कास्ट, कंट्रोल कर लेता है। किसके ऊपर? ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करता है जो मालबर कास्ट में आते हैं। इन 1785 में टिप्पू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट, सब जो प्रॉफिटेबल आइटम है ट्रेड की वो स्टॉप कर देता है, जैसे संदलवुड होगी, पीपर हो गया, कार्डमल हो गया, फ्रॉम जो पोर्ट्स हमें किंगडम से मिलता है वो उसको स्टॉप कर देता है कि मैं जहाँ पर कोई भी चीज़ क्या करने वाला, इसके किसी प्रकार के व्यापार नहीं करने वाला। एंड डिसअलाउड कर देता है। लीगल जो लोकल मर्चेंट होता है उसको भी अलाउड नहीं करता कि आप किसी प्रकार के भी कंपनी के साथ, कंपनी कौन सी? ब्रिटिश के साथ किसी प्रकार का व्यापार नहीं करना। टिप्पू एंड इज एस्टैब्लिश टू क्लोज द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप थी फ्रेंच के साथ वो अच्छी तरह से संवादित क्या होते हैं, सेटअप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, एक दूसरी मॉडर्नाइज करेंगे इसकी फार्मी को भी, जो उसकी आर्मी है उसको क्या करने लगे, एक न्यू टेक्निक से ट्रेन करने लगे। ऑल एगन गुस्से हो जाते हैं ब्रिटिश के साथ। थर्ड एग्लो वार होता है, टिप्पू सुल्तान वाज डिफीटेड। टिप्पू सुल्तान क्या होता है? डिफीटेड हो जाता है अंडर द ट्रीटी। श्रीरंगपट्टनम के अंदर क्या होती है? संधि होती है एंड उसमें क्या होता है? ही हैड टू गिव अवे, तो लार्ज जो किंगडम है उसका, कॉर्च हो गया, मालवर हो गया, डंडीगुल हो गया, ये सभी कहते हैं दे देता है। किसको? ब्रिटिश को। ही आल्सो पेड, एक बहुत बड़ा फाइन भी देता है। ही सेंडेड टू ऑफ हिज सन, तो अपने बेटे हैं सन को होस्ट कर देते हैं। किसके? ब्रिटिश के। अभी हम बात करें फोर्थ एंग्लो वार की बात करें, लॉर्ड वेल्सले जो ब्रिटिश गवर्नर है, जनरल है, वो चाहता कि टिप्पू सुल्तान एक्सेप्ट कर लें, एक सेप्टलाइज अलायंस जो संधि थी उसको एक्सेप्ट कर लें। वैन टिप्पू सुल्तान जब ना कर देता कि मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाला, तो इसके कारण एक फोर्थ लड़ाई शुरू हो जाती है, जो क्या है कि फोर्थ एंग्लो वार में होता है। वो कब स्टार्ट होता है? 1789 को होता है, और टिप्पू सुल्तान इस लड़ाई में डेड हो जाता है। ब्रिटिश एक्सटेंड द लार्ज पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड गिव देम ए नाजिम ऑफ हैदराबाद फॉर हिज हेल्प, तो पूरे इलाके पर कंट्रोल कर लेती है। और उसको पूरा जो इलाका था उसका हेड किसे बना दिया था? नाजिम को बना दिया था, को जो हैदराबाद था। रेस्ट ऑफ किंगडम प्लेस अंडर देयर ऑफ ईस्टवेल्स रूलिंग फैमिली,
जो उसकी जो जो रहता है इलाका वो किसके अंडर रहता है, अपनी फैमिली को दे देता है कि रूलिंग पार्टी को, एंड वो ड्रेस जो कि उसकी संधि को क्या लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज इतना ही करेंगे। आई थिंक आपको लोगों को समझ आ गया ना, तो डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।